हाय एवरीवन। सो दिस इज द प्रीलिम सीरीज, और जो कि आपके अपकमिंग और भी एग्जाम्स हो रहे हैं काफ़ी सारे, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जीएस का पोर्शन आता ही है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चालुक्य डायनेस्टी। और मेनली जो चालुक्य डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें तो चालुक्य डायनेस्टी का जो स्टार्टिंग हुआ था वो साउथ से हुआ था। तो क्योंकि उसको गोल्डन एज भी बोला जाता है, सतपुड़ा की जो रेंजेस हैं उसमें साउथ में चालुक्य का उदय हुआ। उसके बाद तीन उसमें डिवाइडेड हुआ, तीन ब्रांचेस में, मेनली वातापी, कल्याणी, वेगी। वातापी का जो चालुक्य था उसका जो अभी का करंट नेम है बादामी है। अब ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है कि पुलकेशिन आया, फिर वातापी, बादामी, उसका कैपिटल चेंज हुआ। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वेस्टर्न चालुक्यास क्या हैं, ईस्टर्न चालुक्यास क्या हैं। सो बिकॉज 642 एडी में पुलकेशिन आया और ये स्टार्ट होता है वहाँ से। तो मेनली हम बात करते हैं ईस्टर्न चालुक्य, emerged after the death of Pulkeshin Dutiya in Western Deccan and the capital of Vami. They ruled till the 11th century and Western Chalukyas descendant of the Badami. अब जो वातापी का चालुक्य के बारे में बात करते हैं। वातापी का जो चालुक्य था उसका जो भी वर्तमान वातापी का करंट नेम है बादामी। अब तीन चालुक्य सबसे ज्यादा जो पश्चिम में या वेस्टर्न का हो गया, तो उसकी जो नींव रखी थी राजा जयसिंह ने रखी। और उसके बाद जो अगला शासक बना कीर्तिवर्मन बना। काफ़ी ज़्यादा उसको भी बोला जाता था कि काफ़ी प्रतापी राजा था वो भी, और चालुक्य डायनेस्टी का निर्माण या निर्माता बोला जाता है उसको, उसका निर्माण किया था। अब पुलकेशिन द्वितीय आते हैं। पुलकेशिन इस वंश का सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा था, मतलब उसके जितने भी काम वगैरह करे थे उसने, तो वो उसके लिए जाना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के जितने भी वर्क थे उसके बारे में आगे बात करेंगे बिकॉज आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज एंशिएंट हिस्ट्री में मेनली आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आएंगे, तो वो हम इसके बाद में बात करते हैं। नर्मदा नदी को पार करके कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को पराजित किया था इसने, और उसके बाद इसने दक्षिण भारत में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित करके और उसकी राजधानी कांची को जीतकर कांचीकोट की उपाधि धारण करी थी। अब पुलकेशिन द्वितीय के जो ने दोबारा से पल्लव पर आक्रमण कर दिया। अब जब किसी पे अटैक करोगे, बट वो भी स्ट्रांग थे। अब पल्लव जो किंग था नरसिंह वर्मन ने इसे पराजित कर दिया, और उसके पीछे का जितना भी उसकी राजधानी वातापी थी, वातापी को जीत के और उसको कैप्चर कर लिया और अपने आप को वातापी कोण की उसने उपाधि दे दी। उसके बाद अब बात उसने उसको क्या कहते हैं, मार भी दिया। फिर पुलकेशिन द्वितीय की जो राजकीय कवि था रवि कीर्ति, उसके बारे में भी कहीं कहीं पे उल्लेख होता है, क्योंकि ये जो पोइट्स वगैरह होते हैं तो वो एक्सप्लेन करते हैं उस राजा के बारे में। तो इसके लिए अब ये आता है। उसके बाद अंतिम शासक इसका जो है कीर्तिवर्मन सेकंड बना। उसके बाद आता है जब कीर्तिवर्मन की हत्या दंतिदुर्ग ने कर दी और उसके स्थान पर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का जो है नींव रख दी उन्होंने। लेकिन चालुक्यास भी अब इतना बड़ा शासन है और एकदम से उसको कोई कैप्चर करेगा तो फिर वो उसको भी प्रॉब्लम होगी। तो ये इनके मन में ना बदले की भावना थी उस टाइम पे। अब बदले की भावना ऐसे ही जो है चलती रही, और उन्होंने क्या कहते हैं दंतिदुर्ग ने इनको अपना सामंत बना लिया। तो चालुक्य एज अ सामंत काम करने लगे। किंतु चालुक्य के अंदर जो भी भावना थी उसको ये जो इसके राज्य को कमजोर करने का वेट कर रहे थे कि जब कमजोर हो तो फिर हम आक्रमण करें, फिर हम रिकैप्चर कर सकते हैं। तो फिर आता है कल्याणी का चालुक्य। अब चालुक्य को सामंत का जीवन जी रहे थे चालुक्यास, तो राष्ट्रकूट की कमजोर स्थिति का फायदा उठाया उन्होंने, और राष्ट्रकूट के अंतिम शासक जो है कर्क सेकंड की हत्या लेपन सेकंड नामक चालुक्य ने कर दी। तो लेपन सेकंड आता है, फिर उसने इसको मार देता है वो कर्क सेकंड को। फिर आते हैं कल्याणी के चालुक्य का जो शासन फिर से रीएस्टैब्लिश हो जाता है वहां पे। अब इस वंश का जो अगला शासक बना सोमेश्वर था, और उसने जो राजधानी मानखेड़ से कल्याणी स्थानांतरित कर दी। पहले मानखेड़ थी, उसको फिर कल्याणी में चेंज कर दिया, तो इसीलिए फिर इसको कल्याणी का चालुक्य बोला जाने का यही रीजन था। तो कल्याणी का चालुक्य बोलने लगे। अब सोमेश्वर को चोल शासक राजा राम ने कई बार पराजित किया, जिससे अपमानित होकर तुंगभद्र नदी में उसने सुसाइड कर लिया, वहां पे कूद के अपनी जान दे दी। अब नेक्स्ट आता है जो इसका लास्ट जो शासक था विक्रमादित्य फोर्थ। ये भी एक
काफ़ी ज़्यादा कैपेबल किंग बोलोगे आप उसको, या प्रतापी शासक बोला जाता है। सो ये एक प्रतापी शासक बना। अब विक्रमादित्य फोर्थ ने चोल के प्रभाव को रोक दिया और उसने जो भी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया राज्य को। ये ज़्यादा लिटरेचर को काफ़ी पसंद करता था और उसके अलावा इसने जो बुक वगैरह लिखी, विक्रमांक देव नामक जो है चरित नामक पुस्तक लिखी उसने। इसके दरबार में मित्राक्षर विज्ञानेश्वर रहते थे, जिन्होंने मित्राक्षरा नामक पुस्तक लिखी। तो ये कभी-कभी बुक आ जाती हैं, जैसे मित्राक्षरा, याद रखना आप। विक्रमांक देव पुस्तक लिखी थी और उसके जो राज्य कवि थे विल्हन। तो ये कभी-कभी इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज जैसे बहुत ज़्यादा लास्ट 2022 में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए तो काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो ये चीज़ें थोड़ी याद रखने वाली हैं। अब जो इस डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था, कल्याणी डायनेस्टी का, वो था सोमेश्वर फोर्थ। अब आता है इसके बाद, क्योंकि अभी हम सिर्फ इनके सेगमेंटेशन को पढ़ रहे हैं, तो वेगी का चालुक्य आता है। इस चालुक्य की सबसे जो कमजोर शाखा थी आंध्र प्रदेश के वेगी में थी। इस वंश के संस्थापक जो थे या फाउंडर बोलेंगे विष्णुवर्धन थे और इसमें कोई भी ऐसा बहुत कैपेबल जो रूलर नहीं रहा और इस वंश का जो योग्य शासक था विक्रमादित्य थर्ड था। तो अब ये तीनों हमने पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसकी जो है लिटरेचर की, आर्ट एंड कल्चर की, और अब अगर बात करते हैं उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन को लेके किस तरीके से जो सोसाइटी मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर को काफी लेके। ज्यादा समुद्री शक्ति या फिर आप जैसे नेवी, अभी के करंट टाइम पे नेवी बहुत स्ट्रांग होती थी, तो बिकॉज गुजरात वाला पूरा एरिया था और वहाँ से पोर्ट्स वगैरह थे, तो ये चीज़ आप मैप में इजीली देख पा रहे होंगे और आइडेंटिफाई भी कर पा रहे होंगे। सो दैट इज़ वाई रीज़न टू कम विद दिस मैप, कि जिससे कि ना लोकेशन भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाए समझने में। इसके पास एक बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित या फिर बहुत अरेंज्ड आर्मी थी और सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे, हालांकि चालुक्य राजा हिंदू थे, वे बौद्ध और जैन धर्म दोनों को ही प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थे। कन्नड़ और तेलुगु साहित्य में महान विकास किया था इन लोगों ने और उसके अलावा स्थानीय भाषाओं के साथ साथ संस्कृत का भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। एंड 7th जो सेंचुरी थी, इसमें जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, संस्कृत में अभी जात वर्ग की भाषा के रूप में उसको वर्णित किया गया है। कहीं कहीं पे कन्नड़ जनता की भी भाषा दी गई है। तो ये सारी चीज़ें उसमें एड ऑन्स हैं। जैसे अगर बात करोगे इसके आर्ट एंड कल्चर की और उसकी जो इंस्क्रिप्शंस हैं, आर्किटेक्चर है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रिलीजियस और धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष दोनों विषयों को दर्शाती, जो इसकी गुफाएं हैं वो दर्शाती हैं। अब उसके जो भी जो मंदिर हैं, मंदिर सुंदर जो भी वॉल वगैरह पेंटिंग्स, भित्ति चित्र वगैरह वो मिले हैं उसमें। चालुक्य के जो आधीन मंदिर थे, वास्तुकला की वेशर शैली और उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें कि डेक्कन शैली, कर्नाटका का द्रविडियन या चालुक्य शैली भी कहा जाता है। और यह द्रविड़ और नागर शैलियों का एक कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, कि द्रविडियन और नागर शैली को मिला के जिस तरीके के मंदिर वगैरह बनवाए गए, जैसे एहोल मंदिर है, लागकान मंदिर, सूर्य मंदिर, दुर्गा मंदिर, कुचिमणि गुडी मंदिर, मेगुटी में जो जैन मंदिर है, रवि कीर्ति द्वारा एहोल में 70 मंदिर बनवाए गए थे। और बादामी मंदिर जैसे कन्नड़, एहोल, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसे पडक्कल या पडडक्कल बोल सकते हैं इसको, पडक्कल जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको स्थान दिया गया है। और इस जो यहाँ का जो मेन मंदिर है, इस मंदिर में 4 नागर शैली में और 6 द्रविडियन शैली में मंदिर दिए गए हैं। सो विरूपाक्ष मंदिर है, संगमेश्वर मंदिर द्रविडियन शैली में है और पापननाथ मंदिर जो है नागर शैली में है। बिकॉज इस डायनेस्टी को गोल्डन एज बोला जाता था। जो हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका की हिस्ट्री में जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फल फूल रही थी, कावेरी नदी और नर्मदा नदी का जो संगम है और उसका जो डेल्टा वाला रीजन है, वहाँ पे जो है एक तो वो बहुत ज़्यादा थी, उर्वरक क्षमता बहुत अच्छी थी, तो वहाँ पे जो खेती वगैरह अच्छी थी। और इसीलिए बोला जाता है कि द राइज ऑफ द एम्पायर सॉ द बर्थ ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन
और पुलकेश जो ये सारे रूलर्स थे उनका जो भी पूरा कहाँ कब से कब तक का इनका जो शासनकाल था वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सिस्टमेटाइज करने में आपको इजीली समझ में आएंगी। जैसे पुलकेशिन द्वितीय के मेन जो थे चालुक्य राजा में सबसे ज़्यादा महान था। एक तो डेक्कन के अधिकांश हिस्सों में चालुक्य शासन का विस्तार हो गया था। तो ये पूरा मैंने मैप में ऑलरेडी आपको दिखा दिया, तो ये चीज़ें आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। अब उसके बाद उनका जो अगर पुलकेशिन के थोड़ी सी लाइफ की बात करें तो उसका जन्म जो हुआ था इसके बारे में जानकारी कि 634 में ऐहोल शिलालेख में प्राप्त हुआ है। इसके जो बर्थ के जो इंफॉर्मेशंस थी, और यह काव्य शिलालेख उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति, जिसका नाम मैंने पहले बताया था, तो रवि कीर्ति द्वारा संस्कृत भाषा में कन्नड़ लिपि का उपयोग करके लिखा गया था। जुआनजांग में उसने राजा का दौरा किया था और उन्होंने एक अच्छे और आधिकारिक राजा के रूप में पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा की थी। हिंदू होते हुए बौद्ध और जैन दोनों जो रिलीजन थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थे। उन इसमें से जो है लगभग पूरे जो साउथ वाला पार्ट है, साउथ मिड वाला पार्ट है, उसमें पूरा जीता था उसको। और उसके बाद जो नेक्स्ट उसके उत्तरी राजा जो हर्ष थे उसको अपने रास्ते से रोकने के लिए उनको मेनली फेमस माना जाता है, जब वह देश के दक्षिण हिस्सों को जीतने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया, लेकिन महेंद्र वर्मन का जो पुत्र था उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन जो थे पल्लवों के साथ युद्ध करके पराजित कर और उसको मार दिया। उसके बाद 13 जो ईयर तक बादामी पल्लवों के नियंत्रण में रहा। अब पल्लव, क्योंकि फिर ये चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा खल रही थी, फिर पुलकेशिन द्वितीय को एक फारसी मिशन प्राप्त हुआ, जैसा कि अजंता की गुफाओं में मिला है। सो ये चीज़ें उसकी पेंटिंग्स वगैरह में दिखाई गई हैं। अब नरसिंह वर्मन ने पल्लवों के साथ कई युद्ध किए, फिर पराजित हुए, ये सारी चीज़ें चलती रहीं। अब उसके बाद पर्शियन जो राजा था खुसरो द्वितीय के साथ राजनयिक संबंध बनाए गए। फिर उसके बाद चालुक्य सत्या चली, उसके बाद मृत्यु में चालुक्य सत्ता में कमी आ गई, और फिर उसके बाद विक्रमादित्य फर्स्ट आया, कीर्ति वर्मन, और ये सारी चीज़ें जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में जाके फिर ख़त्म हो जाती हैं। अब आर्ट एंड कल्चर के लिए कुछ चीज़ें मैंने एड ऑन की हुई हैं, तो कुछ चीज़ें और हैं इसमें से जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, वो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तो कॉइन्स के लिए मेनली, क्योंकि चालुक्य का जो साम्राज्य था, स्थापत्य कला जितनी भी थी, प्राचीन उदाहरण बौद्ध धर्म, कॉइन्स थे जो जिसमें कि मेनली टेम्पल, बोर, जो मतलब बोर जैसे पिग मतलब बोलोगे एंशियंट टाइम पे बोर बोलते थे, तो उसका पूरा गोल्डन एज वाला जो टाइम था चालुक्य में मेनली जो था चालुक्य का, इसकी जो तीसरी ईस्वी पूर्व में से 7th सेंचुरी तक डेक्कन की जो स्थापत्य कला के इतिहास में धर्म का पुनर्जागरण या वास्तुकला के संरक्षण चालुक्य के काल में हुआ था। सो इसके बाद इन्होंने बहुत सारे जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे और उनको सबको अपने संरक्षण में चालुक्यों के काल में जितना भी चीज़ें हुई थी, तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे खुदाई वगैरह चली। अब उसमें पता चलता है कि उन्होंने अपनी राजधानी वातापी को अपने बहुत सारे मेंशन किया हुआ है कि अनेक चट्टान मंदिरों में अलंकृत किया, जिसमें से कुछ जबकि डेक्कन में इस शैली के पुराने ब्राह्मण भवनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे चालुक्य काल में जो कला का विस्तार हुआ था वो थोड़ा धीरे धीरे हुआ था, यानी कि बहुत जल्दी और बहुत अच्छा हुआ। बट इस काल के प्रमुख जो केंद्र थे ऐहोल सबसे ज़्यादा, या बादामी या वातापी दूसरा, पट्टदकल जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसका जो टेम्पल है, आलमपुर। सो ऐहोल के जो चालुक्य के प्रारंभिक मंदिर प्राप्त होते हैं, जिसके कारण इन्हें मंदिरों का नगर कहा गया। ऐहोल के बाद बादामी में पत्थरों को काटकर मंदिरों एवं गुफाओं का विकास किया गया। चालुक्यों के अंतिम शासकों ने कला के लिए पट्टदकल एवं आलमपुर को चुना, और वहाँ पे जो भी मंदिर वगैरह मिले वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, और इसीलिए जब उनकी आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे खुदाई वगैरह करी तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए रिकमेंड किया था। यहाँ पे एक तो नागर शैली, द्रविडियन शैली, इसकी जो विशेषताओं से युक्त बेसर शैली है। उसके अलावा यहाँ के जो
मंदिर हैं चट्टानों को काटकर एक सिंगल यूनिट वाले जो संयुक्त कक्ष और विशेष ढांचे वाले मंदिरों का निर्माण किया गया। ओल में 17 से अधिक मंदिर हैं, जिसमें से रवि कीर्ति द्वारा बनाया गया मेंगुती जैन टेम्पल तथा लाड़खा का सूर्य मंदिर काफी ज्यादा फेमस है। दूसरी चीज है बादामी की जो केव्स थी मंदिरों में, खम्बों वाला बरामदा है, वहाँ पे मेहराब युक्त कक्ष है। मेहराब मतलब जो गुदाई वगैरह करते हैं या उसके ऊपर चित्रकला वगैरह बनाई जाती है। छोटा गर्भगृह है जिसमें कि मेन डाइटी होते हैं या भगवान को जो रखा जाता है, छोटा सा डाइटी रखने के लिए गर्भगृह बोला जाता है उसको। उसकी जो गहराई प्रमुख है उसमें बादामी में मिली 4 जो मेन गुफाएं हैं, शिव, विष्णु अवतार व जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जो रिलेटेड जो आप कह सकती हो कि एविडेंस मिले हैं, और ये 4 गुफाएं हैं तो उसमें दिया गया है। अब जैसे नागर शैली के लिए शिखर है, जंगा है, और ये अर्धमंडप है, मंडपम है, अंतराल है, तो ये अलग अलग शैलियों में दिया गया है। उसके अलावा अगर बात करोगे बादामी में भूतनाथ, मल्लिकार्जुन और येल्लमा के जो मंदिर हैं स्थापत्य को सराहते हैं। नागर शैली के बाद आती है द्रविडियन शैली, तो उसका भी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि वो लॉन्ग थे एक तो, और जैसे कि ऊपर से नैरो और नीचे से थोड़े चौड़े होते हैं, तो वो द्रविडियन शैली को दर्शाता है। उसके बाद बेचर शैली में जो मंदिर का परिसर होता है थोड़ा ब्रॉड होता है। सो ये जो है स्पेसिफिकेशन से। अब पट्टदकल के विष्णु पाक्ष मंदिर का सत्यप्रत अति विशिष्ट है, मतलब स्पेसिफिक है बहुत ज्यादा। सो इसके अलावा यहाँ के मंदिरों में संगमेश्वर, पापनाथ आदि जो है काफी मतलब मेन है, और पट्टदकल के मंदिरों में चालुक्य कालीन स्थापना या स्थापत्य संपूर्ण रूप से विद्यमान है। और यही चीज है उसकी कि 1987 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेजिग्नेट किया था इसको। तो ये जो है पूरा आई थिंक पूरा हॉलिस्टिकली मैंने इसके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज थी, आर्ट एंड कल्चर, और उसके अलावा तीनों जो इसकी ब्रांचेस थी चालुक्यास की, वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एंड आई थिंक थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो आई एम होपिंग दैट आई एम एडिंग द वैल्यू इन योर स्टडीज एंड वी are studying together. So thanks for watching. Please share and subscribe if you really like the video, and share with your friends also. Thank you.